Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope that all of you are fine by the grace of Allah Almighty. Welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss unit number 9, The Road Not Taken, यानी वो रास्ता जो इख्तियार न किया गया. It is a poem written by Robert Frost. The Road Not Taken is a famous poem by an American poet Robert Frost, which is published in 1916. The poem is about choices, regret, and life paths. He is best known for writing about nature, human life, and the choices people make. It features a traveler in a yellow autumn wood choosing one path while hoping to return to the other one day. The speaker picks the second road because it looks grassy and worn less, though both roads are actually about the same. These roads symbolize the important choices we face in life. Through this simple journey, the poet reminds us that every decision shapes our future, and once a choice is made, we must accept its consequences with confidence and move forward. Now let's discuss the poem. Two roads, दो रास्ते diverged, अलग हो रहे थे in a yellow wood, एक पिलाहट लिए जंगल में. पिलाहट येलो वुड कहा गया इसलिए कि शायद दरख्तों के पत्ते येलो हैं या फिर सुबह सवेरे का या सूरज गुरूब होते वक़्त का कोई मंज़र है. पिलाहट लिए जंगल में दो रास्ते अलग हो रहे थे. एंड सॉरी और अफसोस, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रास्तों पर सफ़र नहीं कर सकता था. एंड बी वन ट्रेवलर, एक मुसाफिर होने के बाइस. लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी देर खड़ा रहा. एक मुसाफिर होने के बाइस मैं काफ़ी देर खड़ा रहा. एंड लुक डाउन, और देखता रहा. वन, एक रास्ते को. एज़ फार एज़ आई कुड, जहाँ तक देख सकता था. और एक रास्ते को जहाँ तक देख सकता था देखता रहा. टू वेयर इट बेंट, जहाँ वो मुड़ जाता था. इन द अंडरग्रोथ, झाड़ियों में, जहाँ वो झाड़ियों में मुड़ जाता था. देन लुक, और फिर देखा. द अदर, दूसरे रास्ते को. एज़ जस्ट एज़ फेयर, जो कि उतना ही खूबसूरत था. फिर मैंने दूसरे रास्ते को देखा जो कि उतना ही खूबसूरत था. एंड हैविंग परहैप्स, और शायद. द बेटर क्लेम, बेहतर लग रहा था, और शायद कुछ बेहतर ही लग रहा था. बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रासी, इस पर घास ज़्यादा थी. एंड वॉन्टेड वेयर, और लोग कम चले हुए थे. क्योंकि इस पर घास ज़्यादा थी और लोग कम चले हुए थे. दो एज़ फॉर दैट, अगरचा हकीकत में. द पासिंग देयर, वहाँ से गुज़रने वालों ने. अगरचा हकीकत में वहाँ से गुज़रने वालों ने. हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, दोनों रास्तों को तकरीबन एक जैसा बना दिया था. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और सुबह दोनों रास्ते एक जैसे पड़े थे. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, पत्तों पर किसी के कदमों के निशान ना थे. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने सोचा कि पहले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूँ. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लेकिन ये जानते हुए कि एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ ले जाता है. आई डाउटेड, मुझे शक था. इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे शक था कि शायद मैं कभी वापस ना आ सकूं. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, साई मीन आह भरना. मैं ये बात एक आह भरकर. समवेयर एजीज एंड एजीज हैंस, कई सालों और कहीं बयान करूँगा. टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई, जंगल में दो रास्ते अलग हुए थे और मैंने. आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, वो रास्ता इख्तियार किया जिस पर लोग कम चले हुए थे. एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी. Okay, let's talk about the figures of speech used in the poem. First of all, the very first line, two roads diverged. It is an example of metaphor. Basically, by describing the two roads, the poet symbolizes the different choices in life. Because at certain time, we got confused which way we should go. So these two roads symbolize the different choices in life. Next up, let's find out the examples of imagery. So in a very first line, yellow wood,
if we use the word wood only, so we have multiple pictures in our mind. What kind of a wood it is, how does it look like. But by adding the word yellow, we got the exact picture कि एक्चुअली में वो वुड जंगल है कैसा, यानी कि वो उसका कलर कैसा नज़र आ रहा है, वो येलो कलर का नज़र आ रहा है. नेक्स्ट इमेजरी की एग्जांपल है ग्रासी एंड वांटेड वेयर. तो ग्रासी है यानी कि वो रास्ते को बयान कर रहा है कि वो रास्ता कैसा है, कि वो उस पर ग्रास है और उस पर लोग कम चले हुए हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी. नेक्स्ट अप, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी कि पत्तों पर किसी के कदमों के निशान ना थे. ओके, वो रास्ता कैसा है, पत्ते हैं वहाँ पे और उस पर किसी के कदमों के निशान नहीं है. इट हाईलाइट्स इमेजरी एज वेल. Here we can find the example of assonance, and assonance is repetition of the vowel sound. Long I stood. So here is the repetition of the vowel O. We also have an example of alliteration, and alliteration is the repetition of same consonant sound. So wanted where, so that is a repetition of W, that is a consonant. So wanted where is an example of alliteration. Let's talk about the rhyme scheme of this poem. Rhyme scheme means the sound of the ending words of each line. So the rhyme scheme of this poem is A B A A B. What is meant by these letters? कि ऐसा है कि किसी भी पोएम का जो स्टैंजा होता है उसकी फर्स्ट लाइन को ए का नाम दे दिया जाता है. फिर अगर वो उससे सेम साउंड, जैसे ले के बाद अगर डे होता तो ये भी ए होना था, ये भी ए होना था, लेकिन ले के बाद जो अगली लाइन का वर्ड है एंडिंग वो है ब्लैक, तो इट मीन्स ये सेम साउंड नहीं है, तो इसीलिए ए के बाद बी लेटर रख देंगे. इसी तरह अगर नेक्स्ट लेटर भी इन्हीं से है, इन्हीं के साथ साउंड सेम नहीं करता तो हम सी दे देंगे इसको नाम. लेकिन हम देखा कि ले है यहाँ पे, लेकिन जो थर्ड लाइन का वर्ड है वो है डे, तो ये दोनों राइम एक जैसे हैं, तो इसलिए इसका नाम ए था तो डे का नाम भी ए होगा. वे, वो भी राइमिंग वर्ड है सेम जैसे कि ए फर्स्ट लाइन का था और थर्ड का, तो ये सेम साउंड है इनके, तो इसका नाम भी ए रख दिया जाएगा. नेक्स्ट बैग, जो कि ब्लैक से राइम कर रहा है, तो ब्लैक जो था वो बी था, तो इसलिए बैग भी बी हो जाएगा. तो इसी तरह हर स्टैंजा के जो लाइंस हैं उनकी राइम स्कीम ऐसे बनाते हैं. सो द एग्जैक्ट राइम स्कीम इज़ ए बी ए ए बी, और हर स्टैंजा की यही राइम स्कीम है. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप दैट you have understood the poem. I'll see you in the next video. Till then, Allah Hafiz, and take good care of your parents and yourself. Allah Hafiz. Bye bye.